भारत में स्थानीय लोकतंत्र का आइडिया मतलब जमीनी स्तर पर लोगों को पावर देना, ये सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? लेकिन क्या ये एक ही मॉडल, एक ही तरीका पूरे भारत पर हर जगह एक जैसा लागू होता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, ये जो खाका है, वो सच में देश के हर कोने और हर समुदाय पर फिट बैठता है या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड मॉडल आखिर है क्या। मतलब भारत में लोकल गवर्नेंस की नींव क्या है, उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस पूरी व्यवस्था के दिल में है पंचायत, और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे संविधान के पार्ट 9 में दी गई एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। और इसका मकसद सीधा सा है, ग्रामीण भारत में शासन सीधे लोगों के हाथ में सौंपना। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? सोचिए एक पिरामिड की तरह। इसके 3 लेवल हैं। सबसे नीचे यानी गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर बीच में आती है ब्लॉक या मंडल समिति, और सबसे टॉप पर पूरे जिले के लिए होती है जिला परिषद। और पता है, इस पूरे स्ट्रक्चर के पीछे जो सोच है, जो बड़ा आइडिया है, वो अपने आप में रेवोल्यूशनरी है। इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पावर को दिल्ली या स्टेट कैपिटल से निकालकर सीधे गांव और कस्बों तक ले जाना, ताकि लोग अपने फैसले खुद ले सकें। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, क्योंकि जब ये नेशनल ब्लूप्रिंट बन रहा था ना, तो इसमें कुछ बहुत जरूरी एक्सेप्शंस मतलब अपवाद भी रखे गए थे। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा एक्सेप्शन नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमारे संविधान में लिखा हुआ एक फंडामेंटल रूल है। एक ऐसा नियम जो इस पूरे सिस्टम को कुछ इलाकों में लागू होने से रोक देता है। हाँ, आर्टिकल 243M ये साफ साफ कहता है कि पंचायतों से जुड़ा ये जो पार्ट 9 है, वो कुछ खास इलाकों पर लागू नहीं होगा। कौन से इलाके? जैसे कि शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज। ये संविधान का एकदम क्लियर डायरेक्शन है। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन से क्षेत्र हैं, और अगर वहाँ पंचायत सिस्टम नहीं है तो फिर वहाँ शासन चलता कैसे है? चलिए अब देखते हैं कि ये एक्सेप्शन असल में कहाँ-कहाँ लागू होता है। ये लिस्ट काफी स्पेसिफिक है। देखिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये तो पूरे के पूरे राज्य ही इसके दायरे से बाहर है। इसके अलावा कई राज्यों के जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं, वो भी। फिर मणिपुर के पहाड़ी इलाके जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एरिया, ये सब भी इसमें शामिल है। तो अब इन दोनों सिस्टम्स का फर्क देखिए। एक तरफ है पंचायत वाले इलाके, जहां चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, संविधान का पार्ट 9 लागू होता है और फैसले फॉर्मल वोटिंग से होते हैं। और दूसरी तरफ हैं ये एग्जेम्प्टेड इलाके। यहाँ पर पारंपरिक परिषदें हैं, उनके अपने प्रथागत कानून हैं और फैसले वो सामुदायिक सहमति और परंपरा से लिए जाते हैं। मतलब शासन के 2 बिल्कुल अलग-अलग मॉडल। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये फर्क रखा ही क्यों गया? ये इतना मैटर क्यों करता है? इसके पीछे की वजह बहुत गहरी है। इसका असल मकसद है आदिवासी समुदायों की जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, उसे बचाना। उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज, कानून और शासन के अपने तरीके हैं, उन्हें सुरक्षित रखना। ये एक तरह से उन्हें असल मायनों में लोकल ऑटोनॉमी यानी स्थानीय स्वायत्तता देना है, और उनकी जो अलग सामाजिक और राजनीतिक विरासत है, उसको सम्मान देना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिस्टम में कोई कमी या खामी नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश है। किसके बीच? एक तरफ नेशनल यूनिफॉर्मिटी यानी पूरे देश में एक रूपता, और दूसरी तरफ लोकल ऑटोनॉमी यानी स्थानीय स्वायत्तता की ज़रूरत। इन दोनों के बीच का एक सोचा समझा संतुलन। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। स्थानीय शासन के लिए सही रास्ता क्या है? क्या पूरे देश में एक ही जैसा सिस्टम होना चाहिए, या फिर अलग-अलग समुदायों को अपनी परंपराओं के हिसाब से शासन करने की आज़ादी मिलनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी या ऑटोनॉमी, सही बैलेंस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचने की ज़रूरत है।